हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 9। हमारा जो अध्याय चल रहा है, अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो इसी लेसन का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फरवरी के पश्चात। देखिए, हमने इससे पहले जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था फरवरी क्रांति के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे कि फरवरी क्रांति के पश्चात क्या हुआ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। रूस की आंतरिक सरकार में सैनिक अधिकारियों, भूस्वामियों तथा उद्योगपति का अधिक प्रभाव था। उन्हें उदारवादी और समाजवादी जल्द से जल्द निर्वाचित सरकार का गठन करना चाहते थे। इसके चलते जनसभा करके तथा संगठन बनाने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया। निर्वाचन का तरीका प्रत्येक स्थान पर भिन्न था। फिर भी पेट्रोग्राड सोवियत की तर्ज पर प्रत्येक स्थान पर सोवियत का निर्माण कर दिया गया। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस वापस आ गए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक द्वारा 1914 से ही युद्ध का विरोध किया जा रहा था। माना जाता है कि सोवियतों का सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए, लेकिन लेनिन ने भाषण दिया कि सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए तथा युद्ध समाप्त करके सारी ज़मीनें किसानों को वापस दे देनी चाहिए। लेनिन की इस मांग को अप्रैल थीसिस के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिटी पार्टी रखने का सुझाव दिया, जिससे रेडिकल के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। बोल्शेविक पार्टी के लोग प्रत्येक थीसिस से संतुष्ट नहीं थे। उसके अनुसार यह समय समाजवादी क्रांति के लिए ठीक नहीं था। उन्होंने फिलहाल आंतरिक सरकार को ही समर्थन दिया, लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच में परिवर्तन ला दिया। गर्मियों के आते आते मजदूर आंदोलन का विस्तार हुआ। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्रियों कमेटियों का गठन हुआ। मजदूरों द्वारा फैक्ट्री के मालिकों का विरोध किया गया। ट्रेड यूनियनों की संख्या बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने गतिविधियों को भेजा। आंतरिक सरकार की शक्ति कम होने के कारण बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। सरकार ने लड़ाई को समाप्त करने के लिए कठोर कार्य किए। सरकार ने इस तरह मजदूरों के नेताओं को पकड़ना शुरू किया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों ने एक प्रदर्शन किया, जिसका सरकार ने विरोध बहुत सारे बोल्शेविकों और नेताओं को भागने पर मजबूर किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अक्टूबर 1917 की क्रांति। देखिए, हमने जो पढ़ा है अभी वो पढ़ा है फरवरी क्रांति के बारे में। अब पढ़ रहे हैं हम अक्टूबर 1917 की क्रांति के बारे में। आंतरिक सरकार और बोल्शेविक के मध्य उत्पन्न टकराव के चलते लेनिन ने आंतरिक सरकार द्वारा तानाशाही थोपने के संकेत दिए। सितंबर में उसके द्वारा सरकार के विरुद्ध विद्रोह की चर्चा तेजी से फैल गई। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया तथा 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन द्वारा पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक
पार्टी को सत्ता पर कब्जा पाने के लिए राजी कर लिया गया। सत्ता पर कब्जे हेतु लियोन ट्रस्की के नेतृत्व में सोवियत की तरह से एक क्रांतिकारी सैनिक समिति का गठन किया गया। योजना को लागू करने के दिन की घोषणा नहीं की गई। 24 अक्टूबर का विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आकांक्षा के चलते प्रधानमंत्री केरेस्की कुछ सैनिकों के साथ शहर के बाहर चले गए ताकि सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा कर सकें। जल्द ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों को घेराबंदी कर दी। सरकार के विंटर पैलेस की सुरक्षा के उद्देश्य से सैनिकों की एक टुकड़ी को भेज दिया गया। पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति के अध्यक्ष ने भी अपने समर्थकों को आदेश दिए कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्री को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन औरोरा नामक युद्ध तोप ने विंटर पैलेस को घेर लिया। अन्य युद्ध तोपों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए कई सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम होने तक पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक को बुलाया गया, जहां बोल्शेविकों का समर्थन बहुमत के कारण हुआ। अन्य शहरों में भी बगावत होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। मॉस्को में दिसंबर आते आते बोल्शेविकों मॉस्को पेट्रोग्राद पर अपना नियंत्रण कर लिया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, जहाँ पर क्या हुआ अक्टूबर के बाद जो है क्या चेंज हुआ, क्या बदलाव हुआ। बोल्शेविक की निजी संपत्ति का विरोध किया गया। चूँकि अधिकांश बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नवंबर 1917 में किया जा चुका था, इसीलिए उसका नियंत्रण और प्रबंधन सरकार के अधीन आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसान आसानी से सामंतों की ज़मीनों को कब्जाने लगे। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, ताकि ज़्यादा लोगों को जीविका में साधन मिले। उसके द्वारा अभिजात्य वर्ग की पुरानी पदवियों व प्रयोग को अवैध घोषित कर दिया गया। सेना और सरकारी अफसरों को वादियों में बदलाव किया गया, जिससे परिवर्तनों को देखा जा सके। सन 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिससे सोवियत टोपी को चुना गया। अब बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों द्वारा संविधान सभा के चुनाव कराए गए, किंतु इन चुनावों में उन्हें बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इसी कारण जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अधिक प्रभावी माना। मार्च 1918 में कई राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क की जर्मनी से संधि कर ली। आगामी वर्षों में रूसी सोवियत कांग्रेस के चुनाव में केवल एकमात्र पार्टी बोल्शेविक पार्टी ही रह गई।
अब अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को देश की संसद का दर्जा प्राप्त हो चुका था। रूस में एक दलीय राजनीति की व्यवस्था हो चुकी थी तथा ट्रेड यूनियनों पर पार्टी के नियंत्रण स्थापित कर लिया था। गुप्तचर पुलिस बोल्शेविकों की बुराई करने वालों को दंडित करती थी। अनेक कलाकार एवं युवा लेखक पार्टी की तरफ से जो है आकर्षित होने लगे थे। क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित था। अक्टूबर 1917 के पश्चात इन युवाओं द्वारा कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में कई प्रयोग किए गए, किंतु पार्टी ने कई लोगों पर सेंसरशिप को थोप दिया, जिस कारण लोगों का विश्वास उन पर से कम होने लगा था। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।